गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग विषय के अंतर्गत एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट लागत के तत्व के बारे में विवेचना करेंगे। मैं रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। सबसे पहले हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट यानी कि किसी भी उत्पाद अथवा सेवा की लागत में किन किन प्रकार के लागतों का विवरण होता है, किस किस प्रकार के खर्चे होते हैं, उन समस्त प्रकार के खर्चे जो उस उत्पादन अथवा सेवा की लागत में लगते हैं उसको हम तीन भागों में बांटते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, नंबर 1 मटेरियल कॉस्ट, नंबर 2 लेबर कॉस्ट और नंबर 3 एक्सपेंसेस कॉस्ट। अब ये जो जितनी भी किसी भी उत्पादन अथवा सेवा की के उत्पादन में जितनी भी सामग्री लगती है उसको मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। जितनी भी मेहनत या मजदूरी लगती है हम उसको लेबर कॉस्ट बोलते हैं, और विभिन्न प्रकार के जितने भी खर्चे लगते हैं उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसमें सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट में को हम दो भागों में विभाजित करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इसी तरह लेबर कॉस्ट को भी हम दो भागों में विभाजित करेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और इसी तरीके से एक्सपेंसेस को भी हम दो भागों में विभाजित करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है कि ये वो कॉस्ट है जो उत्पादन की अथवा सेवा की प्रति इकाई के ऊपर पहचाने जाते हैं और जो ये आनुपातिक रूप से लगते हैं, और इन खर्चों का लगना अवश्यंभावी होता है, यानी कि इन खर्चों के बिना उस उत्पादन का स्वरूप प्राप्त नहीं हो सकता, यानी कि वो उत्पादन इन चीजों के बिना बन नहीं सकता, यानी कि ये मूल लागत के अंग है, प्राइम कॉस्ट के अंग है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो उत्पादन अथवा सेवा की प्रति इकाई लागत के हिसाब से लगते हैं, यानी कि एक इकाई के ऊपर 10 रुपए तो 2 इकाई के ऊपर 20 रुपए तो 1000 इकाई के ऊपर 10,000 रुपए। इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो उत्पादन की प्रति श्रम घंटे के आधार पर निर्धारित की जाती है, यानी कि एक इकाई को बनाने में 10 घंटे लगते हैं और एक श्रम घंटे की लागत अगर 10 रुपए है तो उस एक इकाई के निर्माण में 100 रुपए की श्रम लागत आएगी। एक इकाई के ऊपर 100 रुपए तो 2 इकाई के ऊपर 200 रुपए, इस तरीके से ये भी आनुपातिक रूप से बढ़ती है। और इसी तरीके से जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जिनके बिना उत्पादन संभव नहीं हो सकता, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एक्साइज ड्यूटी है, इस तरीके से सांचों की लागत है, यानी कि जिनके बिना वो उत्पादन का स्वरूप आ ही नहीं सकता, उस इकाई का स्वरूप आ ही नहीं सकता, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये भी प्रति उत्पादन या सेवा की प्रति इकाई लागत के हिसाब से लगते हैं, यानी कि एक इकाई के ऊपर 5 रुपए, 2 इकाई के ऊपर 10 रुपए तो 1000 इकाई के ऊपर 5000 रुपए लगेंगे। इस तरीके से ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट। और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वह है जो कि प्रति इकाई के आधार पर नहीं लगती है किंतु संपूर्ण उत्पादन के ऊपर इकट्ठी लगती है, संपूर्ण उत्पादन अथवा सेवा के उत्पादन के साथ इकट्ठी लगती है। और इसी तरीके से इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी इकट्ठी लगती है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इकट्ठे लगते हैं जो प्रति इकाई के रूप में नहीं पहचाने जाते हैं। अब ये जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इससे अगर हम टोटल कॉस्ट के दो भाग करेंगे, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट और टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो जो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट है जिसमें 3 तत्व शामिल हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इन तीनों के टोटल को हम टोटल डायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे, यानी कि टोटल प्राइम कॉस्ट कहेंगे, टोटल प्राइम कॉस्ट। ये चूंकि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी प्रति इकाई के हिसाब से लगती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी प्रति इकाई के हिसाब से पहचानी जाती है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी प्रति इकाई के ऊपर आवंटित किए जाते हैं, अर्थात ये संपूर्ण टोटल डायरेक्ट कॉस्ट है, ये संपूर्ण
उत्पादन की प्रति इकाई के हिसाब से लगते हैं, यानी कि आनुपातिक रूप से लगते हैं। यदि 10 रुपए मटेरियल है, 5 रुपए लेबर है, 5 रुपए एक्सपेंसेज है, तो 10, 5, 15 और 5 20 रुपए प्रति इकाई टोटल डायरेक्ट कॉस्ट है, यानी कि एक इकाई के 20 रुपए लगते हैं, तो 2 इकाई पर 40 रुपए लगते हैं, तो यानी कि 1000 इकाई के ऊपर 20,000 रुपए लगते हैं। इसी तरीके से जो टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसमें भी ये 3 तत्व शामिल है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों के टोटल को हम कहेंगे टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसका दूसरा नाम है टोटल ओवरहेड्स। तो ये जो टोटल ओवरहेड्स है कुल ऊपरी व्यय है, ये मूल लागत के ऊपर लगाए जाते हैं। अब टोटल ओवरहेड्स को भी हम 3 भागों में बांटेंगे कि प्राइम कॉस्ट लगने के बाद, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट लगने के बाद उस मूल लागत में कौन कौन से ऊपरी व्यय जोड़े जाएंगे ताकि हमें कुल लागत ज्ञात हो जाए। तो वो जो टोटल ओवरहेड्स जो 3 प्रकार के जोड़े जाएंगे उससे हमारी टोटल कॉस्ट ज्ञात होगी। तो उत्पादन की टोटल कॉस्ट ज्ञात होगी। तो पहला है कारखाना ऊपरी व्यय, दूसरा है कार्यालय एवं प्रशासनिक ऊपरी व्यय, तीसरा है विक्रय एवं वितरण ऊपरी व्यय। तो पहला है कारखाना ऊपरी व्यय, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स अथवा वर्क्स ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स क्या होते हैं कि जो मूल लागत है, जो टोटल प्राइम कॉस्ट है, उसके ऊपर ये जो है ये खर्चे प्रति इकाई के ऊपर नहीं होते हैं, उत्पादन अथवा सेवा की प्रति इकाई लागत के आधार पर नहीं होते हैं, आनुपातिक आधार पर नहीं होते हैं, बल्कि ये संपूर्ण कारखाने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए इकट्ठे खर्च किए जाते हैं। यानी कि एक निश्चित अवधि के लिए संपूर्ण कारखाने पर खर्च किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में नंबर 1 इनडायरेक्ट मटेरियल ऑफ फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल उस उत्पादन के ऊपर खर्च होगा वो वहां के स्टोर से लिया जाएगा, और जो छोटी छोटे मटेरियल होंगे, छोटी छोटी सामग्रियां होंगी, और वो सभी उत्पादनों के ऊपर एक साथ लगेगी, सभी इकाइयों के ऊपर एक साथ लगेगी, और जिनका आवंटन किसी एक इकाई के ऊपर जाना पहचाना नहीं जा सकता। दूसरा है इनडायरेक्ट लेबर ऑफ फैक्ट्री। तो इनडायरेक्ट मटेरियल के बाद इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री का लगेगा। तो फैक्ट्री में कौन कौन से इनडायरेक्ट लेबर होते हैं कि जो प्रोडक्टिव वेजेज है, वो जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, यानी कि जो श्रमिक काम करते हैं, वो तो कहलाती है टोटल लेबर कॉस्ट। श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी कहलाती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और श्रमिकों की निगरानी करने वाले जो भी सुपरवाइजर हैं, फोरमैन है, मैनेजर है, उनका वेतन इसमें आएगा नॉन प्रोडक्टिव वेजेज, जैसे फोरमैन सैलरी, वर्क्स मैनेजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी, ये सब नॉन प्रोडक्टिव है। यानी कि ये लोग उत्पादन में तो हाथ नहीं लगाते हैं, ये श्रमिक तो नहीं है, उत्पादन में हाथ नहीं लगाते हैं, किंतु उत्पादन करने वाले श्रमिकों की निगरानी करते हैं, उत्पादन वृद्धि में मदद करते हैं और अपना निरीक्षण रखते हैं। इसलिए इस नॉन प्रोडक्टिव वेजेज को फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाता है। इसी तरीके से रेंट, टैक्स एंड टैक्सेस जो फैक्ट्री के लगते हैं, चाहे वो बिल्डिंग के लगो या अन्य साधनों के लगो, ऐसे पावर एंड फ्यूल जितना भी हमें उस फैक्ट्री में यूज होता है, मशीन, प्लांट एंड मशीनरी को चलाने में जितने भी पावर और फ्यूल खर्च होता है वो वर्क्स ओवरहेड कहलाता है। डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। तो फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सबका डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, इंश्योरेंस का जो भी खर्चा वो वर्क्स ओवरहेड माना जाता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री। तो फैक्ट्री के अंतर्गत जितनी भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड कहलाता है, वर्क्स ओवरहेड कहलाता है। ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, कारखाने में एक नक्शा बनाने वाला विभाग होता है कि किस तरीके का प्रोडक्ट होगा, इसमें किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, किस तरीके से इसकी लागतें कम करने के लिए इसमें इसके स्वरूप में बदलाव करना चाहिए। ऐसे नक्शे बनाने वाले विभाग ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, ड्राइंग ऑफिस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वर्क्स फैक्ट्री ओवरहेड कहलाते हैं। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस
श्रमिकों के कल्याण के ऊपर, यानी कि श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूल चलाना, श्रमिकों के इलाज के लिए डिस्पेंसरी चलाना, श्रमिकों के कार्य में आराम देने के लिए उनको कैंटीन चलाना, इस तरीके से श्रमिकों के कल्याण के जो जितने भी खर्चे हैं, या श्रमिकों की कोई कॉलोनी चलाना उसके खर्चे हैं, इस तरीके से लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो सब कारखाना ओपीओ के अंतर्गत आते हैं। और कारखाना विभाग में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसकी सेवा करने वाले भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कोई जनरेटर डिपार्टमेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट है, या और कोई विभाग है। तो वो जो सर्विस डिपार्टमेंट के जितने भी खर्चे होते हैं वो सब फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड में माने जाते हैं। इसी तरीके से कार्यालय प्रशासनिक होते हुए ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जो उदाहरण है, जैसे ऑफिस की प्रिंटिंग और स्टेशनरी का खर्चा, ऑफिस स्टाफ की सैलरी, जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, मैनेजर काम करते हैं, जनरल मैनेजर की सैलरी, जो भी डायरेक्टर्स हैं उनकी सैलरी और फीस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आएगा, ऑफिस ओवरहेड में आएगा। ऐसे रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, तो ऑफिस बिल्डिंग का जितना भी रेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस लगेगा वो सब इसी ओवरहेड में आएगा। ऑडिट फीस एंड लीगल फीस ऑफिस एक्सपेंसेस में आएगी। इसी तरीके से अदर ऑफिस एक्सपेंसेस भी इसी में आएंगे। इसी तरीके से बैंक चार्जेस भी इसी में आएंगे। और डायरेक्टर्स ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस जितने भी, तो डायरेक्टर के ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में ही आएंगे। तो इस प्रकार प्राइम कॉस्ट में पहला ओवरहेड है वर्क्स ओवरहेड, तो इससे कारखाने तक की लागतें ज्ञात हो जाती है। और फिर कारखाने तक की लागतों में अगर हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ दें तो हमें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ज्ञात हो जाएगी। इस प्रकार माल का उत्पादन होने के बाद फिर उसको विक्रय वितरण के खर्चे लगते हैं, तो ये कहलाते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है उनके उदाहरण इस प्रकार है कि पहला, विज्ञापन पे जितना भी खर्चा होता है वो सेलिंग ओवरहेड में आता है। यानी कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को भी हम दो भागों में विभाजित करके समझ सकते हैं, पर इन सबको सम्मिलित करके नाम एक ही देते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो विज्ञापन का जो खर्चा है वो सेलिंग ओवरहेड में माना जाता है। सेलिंग ओवरहेड का दूसरा खर्चा है सेल्स स्टाफ की सैलरी। जितने भी सेल्स स्टाफ होते हैं, सेल्स मैन होते हैं, उनकी जो सैलरी है वो सेलिंग ओवरहेड आती है। जो घूम घूम करके माल के आदेश लाते हैं, माल बेचते हैं, उन ट्रेवलिंग एजेंट की सैलरी और खर्चे जितने भी वो सब सेलिंग ओवरहेड आता है। इसी तरीके से जो सेल्स ऑफिस है, उस सेल्स ऑफिस के जितने भी खर्चे हैं वो सब सेलिंग ओवरहेड में आते हैं। शोरूम के खर्चे सेलिंग ओवरहेड में आएंगे। इसी तरीके से हम टेंडर या एस्टीमेट बनवाने का जो भी हमें खर्चा आता है वो सब सेलिंग ओवरहेड में माना जाता है। और फिर कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल्स, तो फ्री सैंपल जो वितरित करते हैं, बांटते हैं, उनका जितना भी खर्चा हो सब सेलिंग ओवरहेड में माना जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जब माल हम बेचते हैं तो उसको हमारे गोदाम से हम माल खरीदने वालों के यहाँ सप्लाई करते हैं। तो सप्लाई करने में, डिस्ट्रीब्यूशन करने में जो भी खर्चा आता है, जैसे गोदाम के खर्चे हैं, गोदाम का किराया है, गोदाम की लाइटिंग है, गोदाम के सब तरह के गोडाउन कीपर का सैलरी है, इस तरह गोदाम के जितने भी खर्चे होते हैं, वेयर हाउस के जितने भी खर्चे होते हैं, गोडाउन या वेयर हाउस एक्सपेंसेस जितने भी है वो सब डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएंगे। ऐसे माल सप्लाई करने वाली जो डिलीवरी वाहन होती है या डिलीवरी वाहन होती है, उस डिलीवरी वाहन के जितने भी खर्चे हैं, पेट्रोल, डीजल, रिपेयर्स, इंटरेस्ट, उसके ड्राइवर की सैलरी, वो सब डिलीवरी वाहन एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएंगे। माल को पैक करके भेजते हैं ग्राहकों के पास, तो कहने मतलब पैकिंग कॉस्ट जितने भी वो सब डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगी। ऐसे ही कैरिज आउटवर्ड, तो बेचे गए माल के ऊपर जितने भी गाड़ी भाड़ा लेकर के और हम उसको क्रेता तक पहुंचाते हैं, या फिर उसको रेलवे स्टेशन या कहीं भी भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी पे भेजते हैं, तो ये जो कैरिज आउटवर्ड है ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगी।
इसी तरीके से कैरीज इनवर्ड ऑफ डिफेक्टिव पैकिंग गुड्स, अगर कोई डिफेक्टिव पैकिंग के कारण माल वापस लौट के आता है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में ही आएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब खर्चे आपस में मिलाकर के हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहलाते। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ देते हैं तो वो टोटल कॉस्ट ज्ञात हो जाती है, और जितने मूल्य का माल बिकता है उस सेलिंग प्राइस में से, सेल्स में से टोटल कॉस्ट को घटाने के बाद हमें प्रॉफिट या लॉस ज्ञात हो जाता है। तो ये हमने अध्ययन किया है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद।